नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम आज श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की। दोस्तों, केमिस्ट्री की लगातार हमारी ये जो श्रृंखला है वो जारी रहेगी। आप हमें सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। तो दोस्तों अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अब अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिया है और इसको व्याख्या के रूप में भी लिखा है, ताकि हमारे समय भी कम लगे, समय की भी बचत हो और साथ ही साथ जो हमें चाहिए कंटेंट वो सारा का सारा कंटेंट हमें मिल जाए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आधुनिक रसायन के जनक कौन है, यानी कि जो आधुनिक केमिस्ट्री है उसके जनक कौन है। तो उनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। क्या नाम है, तब आपको बताना है कि एंटोनी लेवोसियर। ये एंटोनी लेवोसियर जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक शास्त्र यानी जो रसायन शास्त्र के शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जो रासायनिक शास्त्र जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो मानी जाती है कीमिया शब्द से। और जो कीमिया शब्द है उसका अर्थ होता है मतलब काला रंग। और जो ये कीमिया है ना, कीमिया मिस्र भाषा का शब्द है और इसी कीमिया से केमिस्ट्री बना। और फिर केमिस्ट्री को अपन रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। तब आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री शब्द किस भाषा का शब्द है, तो बताना है मिस्र भाषा का शब्द है। किस शब्द से बना है, कीमिया शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, तो काला रंग होता है। फिर देखो आगे, फिर है कि ब्रह्मांड में उपस्थित, आगे क्या है कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान गिरता हो, वे क्या कहलाता है, तो वह पदार्थ कहलाता है। वे क्या कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। ये रहा पदार्थ कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, यानी पदार्थों को का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तब हमें बताना, एक तो है भौतिक आधार पर वर्गीकरण किया गया और एक है रासायनिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। भौतिक आधार पर इनको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठोस, द्रव्य और गैस। जबकि जो रासायनिक आधार है उसमें भी तीन भागों में बांटा गया है। देखो, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, मैं आपको और बताता हूँ अच्छे अच्छे। जबकि जो आधुनिक समय में पदार्थों की पांच अवस्थाओं का पता चल चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक समय में पदार्थों की पांच अवस्थाओं का पता चल चुका है, वह कौन कौन सी है। तो देखो, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है और एक है बीईसी। कौन सी अवस्था है, बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठोस क्या है, द्रव्य क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बीईसी क्या है, इनके बारे में अलग अलग से अपन पढ़ते हैं दोस्तों। देखो, जो ठोस है, ठोस का गुण है, हमें सीधा सीधा पूछा कि ठोस का गुण है। देखो, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे कि आपके सामने टेबल है तो वो टेबल ही रहेगी। टेबल पिघल, मतलब जब तक आप उस पर कोई अत्यधिक बाह्य बल उस पर नहीं लगाओगे तब तक उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका आकार निश्चित है, आयतन भी उसका निश्चित है। नगण्य संपीड्यता, क्योंकि दोस्तों इस संपीड्यता क्या कहलाती है, जैसे कि देखो मेरे पास ये गुब्बारा है, एक सेकेंड, ये मेरे पास कोई गुब्बारा बलून है। यदि इसको आप दबाते हो, दबाना ही संपीड्यता है, एक तरीके से दबाना ही संपीड्यता है। अब ये क्यों दब रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में अंतराण्विक जो बल है ना वो कम है। इनके बीच के अंतर यानी ये जकड़े हुए कम है, मजबूत कम है, इनको दबाया जा सकता है। लेकिन जो ठोस होते हैं ना, ठोस को अपन दबा नहीं सकते, मुश्किल से दबता है। मतलब नगण्य, नगण्य के समान, आप समझ रहे हो, मतलब उनकी जो संपीड्यता है वो नगण्यता के समान है, यानी उनको अपन दबा नहीं सकते, ठीक है। अंतर आणविक बल ठोसों के बल अधिक होता है, ये यहाँ पर कम लिखा हुआ है। अंतरा आणविक बल उनमें अधिक होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और इधर लिखा हुआ है कि लोहा, लकड़ी, मोबाइल इसके उदाहरण है, ठीक है। फिर है जो द्रव्य क्या है, फिर अपना क्वेश्चन क्या है कि द्रव्य क्या है। द्रव्यों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है, जैसे कि मैंने पानी लिया और पानी को मैंने कोई बाल्टी में डाला तो उस तरीके का आकार ले लेगा। मैंने इसको क्या किया कि गिलास में रखा तो गिलास में डाला तो गिलास की तरह आकार ले लेगा। लेकिन उसका आयतन तो निश्चित होता है ना। आयतन निश्चित होता है कि नहीं होता है, मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे जो देखो घनत्व जो होता है ना, घनत्व, ये घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है दोस्तों। द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, आयतन। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि आयतन में जो फिक्स आयतन है उसमें कितना द्रव्यमान है वही घनत्व है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है। इधर देखो आप वापस, तो इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, उच्च संपीड्यता होती है इनकी, यानी अधिक दबाव, मतलब इनकी जो संपीड्यता होती है ना द्रवों की, वो ठोसों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको अधिक दबाया जा सकता है, अधिक कंप्रेसर किया जा सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। और द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है, ठीक है। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, गैस क्या है। गैस का आकार भी अनिश्चित है तो आयतन भी अनिश्चित है, क्योंकि गैस को जिधर छोड़ो उधर चली जाती है, उसको कोई मतलब फिक्स नहीं है उसका कोई। और उन संपीड्यता होती है, यानी कि इसको अधिक दबाया जा सकता है। आकर्षण बल इनके अंदर नगण्य के समान होता है। फिर आगे जो दसवां क्वेश्चन है वो देखो क्या है, वो है कि जब ठोस को गर्म किया जाता है, देखो देखो आप, कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो बनता क्या है, द्रव्य। द्रव्य को गर्म किया जाता है तो बनता क्या है, गैस। ये सभी को पता है कि नहीं है, सभी को पता है। फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करो। हमारा जो 11 क्वेश्चन है वो क्या है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करो। अब हमें पूछा घनत्व, घनत्व सबसे ज्यादा किसका होता है, तो घनत्व सबसे ज्यादा होता है ठोस का। ठोस के बाद में होता है घनत्व द्रव्य का, और द्रव्य के बाद में होता है घनत्व गैस का। फिर अंतराण्विक बल, यानी अंतराण्विक बल नहीं पूछा इसमें, देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें पूछा अंतराण्विक स्थान, यानी मतलब किन किन के जो अणु है, यानी जो मटेरियल है कोई पदार्थ, उसके अणुओं के बीच में स्थान सर्वाधिक किसमें होता है, तो सर्वाधिक गैस में
होता है कि नहीं होता है? गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। प्रसार यानी फैलना, प्रसार सबसे ज़्यादा गैस में, द्रव्य में, ठोस में। फिर विसरण, विसरण भी देखो गैस में, द्रव्य में, फिर ठोस में। गतिज ऊर्जा यानी कि जो जिसका आकार आयतन निश्चित नहीं होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि उसे जिधर फैलना है उधर फैल सकती है, उधर जा सकती है। तो इसमें देखो गैस, द्रव्य और ठोस, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये यहाँ से अक्सर क्या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बस आपको यदि मतलब समझ नहीं आया तो उसको रट लेना है, ठीक है ना। देखो घनत्व ठोस का सर्वाधिक होता है, फिर द्रव्य का होता है, फिर गैस का होता है। फिर अंतराणु स्थान की बात करें तो पहले गैस का, फिर द्रव्य का, फिर ठोस का। प्रसार में गैस का सर्वाधिक, विसरण में भी गैस का सर्वाधिक, गतिज ऊर्जा भी गैस की सर्वाधिक। फिर अपना जो 12वां क्वेश्चन वो क्या है, देखो प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है, हमें पूछा है क्या क्या है कि प्लाज्मा क्या है। पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसका आकार और आयतन अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। ये भी गैस की तरह इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है प्लाज्मा का भी। तो देखो प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, आयनीकृत अवस्था है। कौन, ये प्लाज्मा, जिसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य एवं तारों की उष्मा प्लाज्मा के कारण ही होती है, यानी जो सूर्य और तारों की जो उष्मा है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, याद ही रखना है, ठीक है ना। अब देखो जब सोलिड को गर्म किया जाता है तो वो बदलता है लिक्विड में, लिक्विड को गर्म किया जाता है तब बदलता है वो गैस में, और गैस को गर्म की जाती है तब वो बदलता है प्लाज्मा के अंदर। यानी कि ये क्या ये एक प्रकार का आयनीकृत गैस है। आपको तो बस इतना याद रखना कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आयनीकृत गैस है और ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है और इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। फिर बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये क्या है, जिसमें जिस किसी गैस को लगभग, ये क्या है कि जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, यही तो है परम शून्य तापमान। इससे नीचे कोई तापमान नहीं होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये तो परम शून्य तापमान है। जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य तापमान यानी कि 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। यानी कि जो परमाणु के अंदर ऊर्जा होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। उसी अवस्था को बीईसी कहते हैं। दोस्तों बीईसी की आपको जानकर ताज्जुब क्या होगा, आपको गर्व होगा कि बीईसी जो अवस्था है, जो दोस्तों बीईसी जो अवस्था है ना, मेरी बात समझे, एक सेकंड थोड़ी सी समस्या होगी, ये एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ गई बीईसी, हाँ, जो बीईसी अवस्था है इसकी खोज की थी 1920 में। किसने की थी इसकी खोज, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, किसने खोज की थी, तो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा 1920 के अंदर इसकी खोज की गई। आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को द्रव्य की 5वीं अवस्था की घोषणा कर दी। खोज किसने की, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने, और 5वीं अवस्था की घोषणा किसने कर दी, तो आइंस्टीन ने घोषणा कर दी। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम को समझा पहले। ये लिखा हुआ है कि जब देखो बीईसी के बाद में ठोस, ठोस के बाद में द्रव्य, द्रव्य के बाद में गैस, और गैस के बाद के अंदर क्या है, देखो गैस के बाद में है प्लाज्मा। यानी कि जब प्लाज्मा को ठंडा किया जाता है, देखो प्लाज्मा को ठंडा किया तो बना गैस, गैस को ठंडा किया तो बना द्रव्य, और द्रव्य को ठंडा किया तो बना ठोस, और ठोस को ठंडा किया तो क्या बन गया, बीईसी बन गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूंगा। अब देखो पदार्थ में 2 परिवर्तन है। पदार्थों में कितने परिवर्तन होते हैं, 2 परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक कौन सा परिवर्तन है, तो एक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखो ये जो भौतिक परिवर्तन है ना, ये एक अस्थायी परिवर्तन है दोस्तों। यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो है वह अस्थायी परिवर्तन है। यानी आपने किसी भी वस्तु के अंदर परिवर्तन किया, कुछ समय के बाद में वो वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, वही भौतिक परिवर्तन है। जबकि जो दूसरा देखो, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, दूसरा कौन सा है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये एक स्थायी परिवर्तन है। यानी कि आपने जैसे दूध लिया, दूध से दही बना दिया ना, तो वापस दही से कभी दूध नहीं बना सकते आप, यानी वो फिक्स है। यानी जो फिक्स परिवर्तन है वो तो है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन जो स्थायी परिवर्तन है जो कि फिक्स नहीं है वो है भौतिक परिवर्तन। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लगातार मेरे इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट करिएगा दोस्तों। कुछ खासा फर्क नहीं है, मैंने बहुत ही बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ आप आगे से आगे इसको शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।